हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, फ्लैश कार्ड रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट का। 10 मिनट से भी कम की वीडियो रहने वाली, बहुत मजा आने वाला आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए सारी की सारी, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो khan.ayub@247.com पर। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन में ये हमें बताता है कि डेमोक्रेसी में जो लास्ट डिसीजन होना चाहिए, जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव ले, एमएलएज एमपीज वगैरह वगैरह ले। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल डिसीजन होगा इसका एक शेयर्ड विजन होता है डेवलपमेंट का। शेयर्ड विजन क्या होता है कि हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है लेकिन सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के साथ। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या बता रहा है। इट वाज आल्सो एग्रीड दैट डेवलपमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू, ये एग्री करा गया था कि डेवलपमेंट प्राइवेट लोगों के हाथों में नहीं देना है बल्कि गवर्नमेंट ही डेवलपमेंट करेगी। सर, प्राइवेट लोग जैसे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स वगैरह के हाथ में डेवलपमेंट का प्रोसेस हम लोगों को नहीं देना है। आगे आते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। तो लेफ्ट और राइट में डिफरेंस क्या है, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग कौन होते हैं, राइट आइडियोलॉजी वाले लोग कौन होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी सोच क्या है रोल ऑफ स्टेट को लेकर, यानी कि गवर्नमेंट का किस तरीके का काम देखना चाहते हैं वो, और सोसाइटी में किस तरीके का चेंज देखना चाहिए इसके ऊपर। तो लेफ्ट एंड राइट में अगर हम लोग देखें, लेफ्ट एंड राइट की आइडियोलॉजीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से निकल के आती है। तो देखते हैं लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट वाले लोग जो होते हैं वो सपोर्टर्स ऑफ पुअर होते हैं। ठीक है, और डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं, लेबर्स की, एग्रीकल्चर करने वाले लोगों की, किसानों की, अर्बन लेबर्स, रूरल लेबर्स की बात करते हैं। सपोर्टर्स सपोर्ट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज सेक्शंस। और ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट को वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकली राइट लोगों की या राइट आइडियोलॉजी वाले लोगों की, तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए, ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट बिना बात के मार्केट में इंटरवीन ना करे। गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालने का, वही करे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग आइडियाज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट पे आते हैं कि किस तरीके के आइडियाज एसोसिएटेड है डेवलपमेंट से। तो हम लोगों को बनना था मॉडर्न, और मॉडर्न हम लोगों ने एक इमेज बना ली थी कि हम लोगों को वेस्ट कंट्रीज की तरह या वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बनना है। वेस्टर्न कंट्रीज वाज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग किसकी तरह बनना था, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बनना था। डेवलपमेंट का मतलब था मॉडर्न बनना, और मॉडर्न बनने का मतलब था टू बी लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। ठीक है सर, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट का मतलब क्या है, मतलब कैपिटलिज्म को अपनाना, लिबरलिज्म को अपनाना, इसी का मतलब था मॉडर्नाइजेशन। और पुराने जो सोशल स्ट्रक्चर था हमारा उसको ब्रेक डाउन कर देना और कैपिटलिज्म को अपनाना, यही था डेवलपमेंट का मॉडल हमारे लिए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन और किस चीज़ से जोड़ा जाता था, तो मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद आइडियाज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के आइडियाज़ को हम लोगों को फोकस करना है, मटेरियल प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करना है अच्छे से, और साइंटिफिक रैशनैलिटी, सुपरस्टिशंस वगैरह में हम लोगों को ज़्यादा मानना नहीं है। आगे आते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है, डेवलपमेंट मॉडल्स बिफोर इंडिया। तो इंडिया आज़ाद होता है और इंडिया के सामने दो डेवलपमेंट के मॉडल्स थे। एक था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जैसे कि यूएसएसआर में चल रहा है, और एक था कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा था। आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बता रहे हैं, मोस्ट लीडर्स वर डीपली इंप्रेस्ड बाय सोशलिस्ट मॉडल। तो हमारे कंट्री में जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप थी वो ज़्यादातर लोग सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, है ना, उन लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे, पुअर्स की बात करने वाले लोग थे, और डाउन टू अर्थ सोसाइटी की बात करने वाले लोग थे। तो ये हमारे बहुत सारे लीडर्स जो थे दे वर इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल, यूएसएसआर के मॉडल से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड थे। प्लस यूएसएसआर हमारा दोस्त भी था अच्छा सा, और उसके साथ साथ कुछ सपोर्टर्स कैपिटलिस्ट मॉडल के भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे बी आर अम्बेडकर वो द सपोर्टर ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, दे वर द सपोर्टर ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बता रहे हैं, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट का आइडिया क्या है, डेवलपमेंट का आइडिया ये है कि हम लोगों को पॉवर्टी एलिवेशन करना है, यानी कि गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालना है, साइकिल ऑफ पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकालना है, सोशल एंड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि जो भी इंडिया पैसा कमा रहा है वो सब में बटे और सबका डेवलपमेंट हो, ये हमारा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था। दिस वॉज सीन एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये दोनों की दोनों चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा देखा जा रहा था। अगर हम लोग बात करें आगे डिबेट्स पे, तो बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं हम लोग, और बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन छोड़ो, इंडिया में 85% के आसपास बंदे जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, और इसके साथ साथ रूरल पॉवर्टी को खत्म करने की बात करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, एक ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर और रूरल पॉवर्टी पे हम लोग फोकस करें। आगे आते हैं, बॉम्बे प्लान के बारे में बात करते हैं। तो 1944 में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं और ये लोग एक जॉइंट प्रपोजल देते हैं कि इंडिया जब आज़ाद होगा तो इंडिया की इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इकोनॉमी को, ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए। और इसी के बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं, प्लानिंग कमीशन बनाते हैं।
तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन किससे इंस्पायर्ड था, तो प्लानिंग कमीशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द बॉम्बे प्लान। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बनता है। इसको बाद में रिप्लेस कर देता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को ये बनता है। ठीक है, 2014 में प्लानिंग कमीशन खत्म हो जाता है, 15 अगस्त 2014, अनाउंसमेंट बाय नरेंद्र मोदी। आगे आते, आगे क्या बता रहा है ये, अर्ली इनिशिएटिव्स वाले टॉपिक पे आते हैं। तो अर्ली इनिशिएटिव्स में हम लोग क्या देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट फॉलोड द अप्रोच ऑफ 5 ईयर प्लान्स। हम लोगों ने कहा कि भैया हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन तो बना दिया, लेकिन हम लोग 5-5 साल के प्लान्स बना देंगे, 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। और ये 5 ईयर प्लान्स का आइडिया हम लोगों ने अडॉप्ट किया था फ्रॉम यूएसएसआर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में पेपर में आता है कि 5 ईयर प्लान्स हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो 5 ईयर प्लान हम लोगों ने अडॉप्ट किया है फ्रॉम यूएसएसआर। बजट को उस टाइम पीरियड में 2 हिस्सों में बांटा जाता था, एक होता था हमारे पास प्लान बजट और एक होता था नॉन प्लान बजट। प्लान बजट जो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान बनाया उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए, और नॉन प्लान बजट ईयरली बजट होता था जो कि बाकी कामों के लिए अदर देन द प्लान, जिसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1951 से लेकर 1956 का है। ठीक है, रिलीज इन दिसंबर 1951। दिसंबर 1951 में सबसे पहला ड्राफ्ट आता है हमारे पास, किसका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। हम लोगों ने किस पे ध्यान दिया इसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है एग्रीकल्चरल सेक्टर पर, क्योंकि इंडिया में 85% के आसपास बंदा एग्रीकल्चर कर रहा है, तो अपन ने एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ध्यान दिया। उसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डाले अपन ने डैम्स में और इरिगेशन में। क्वेश्चन ये है कि सर एग्रीकल्चर के ऊपर ही क्यों ध्यान दिया, इस वजह से क्योंकि पार्टीशन की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा हिट कर गया था। ठीक है, तो हमें इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद क्या बता रहा है, हम लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत एलोकेशंस लगाए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर, जैसे कि भाखरा नंगल डैम वगैरह पर। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही बना है भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम कहाँ पर है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने क्या आइडेंटिफाई किया, इसने आइडेंटिफाई करा कि इंडिया में जिस तरीके से ज़मीन बटी हुई है, जिस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सबसे बड़ा हार्डल है हमारे डेवलपमेंट में। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ। और इसी वजह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही हम लोग लैंड रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं। डन, चलो आगे आते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या बता रही है हमें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बता रहा है कि इसके जो आर्किटेक्ट थे या हेड थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, वो थे के.एन. राज। और इन्होंने थ्योरी दी थी हेस्टन स्लोली की। इन्होंने कहा था कि पहले 20 साल, फर्स्ट 2 डिकेड्स हम लोग क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, आते हैं हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान के पास। तो अगर हम लोग बात करें, अच्छा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एक और बेसिक प्लानिंग ये भी थी कि हम लोगों को नेशनल इनकम बढ़ाना था, और नेशनल इनकम तभी बढ़ सकता है जब हम लोग सेविंग्स ज़्यादा करें और खर्चा कम करें। डन, सेकंड 5 ईयर प्लान पे आते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड हम सबको पता है 1956 से लेकर 1961 का है। हम लोगों ने बात करी थी हैवी इंडस्ट्रीज बनाने की या फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे पी.सी. महालनोबिस। ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। फाउंडर थे ये किसके, आईएसआई के, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, जो कि 1931 में बना था। इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट वगैरह भी थे, है ना। और इसमें अपन ने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम लोगों को पी.सी. महालनोबिस बताते हैं। आगे आते हैं हम लोग। सेकेंड 5 ईयर प्लान फाइनलाइज होने से पहले कांग्रेस 1955 में अवधि सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, और इसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पैटर्न जो है, ये कांग्रेस का क्या है, गोल है, कि हमारा एम है हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न के हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे, सोशलिज्म के हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे। इट डिक्लेयर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज इट्स गोल। आगे आते, गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ्स। अब सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए बॉर्डर पे, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो, ट्रेड कम हो और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको ग्रोथ मिले। तो गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ग्रू। और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी लगाते ही, हाई टैरिफ्स लगाते ही हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे वो पब्लिक इंडस्ट्री हो, दोनों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, रेलवे सेक्टर, स्टील सेक्टर, मशीनरीज सेक्टर, कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में डेवलप हो जाता है, और ये इंडिया के डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट की तरह था। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या बता रहे हैं हमें, चैलेंजेस ड्यूरिंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड में चैलेंजेस क्या क्या थे। देखो, इंडिया जो था टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, इस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता था टेक्नोलॉजी को बाहर से मंगवाने में। ठीक है, जिसमें हमारे जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज थे वो खत्म हो जाते थे। बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर वॉज डिफिकल्ट।
इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और जो क्रिटिक्स थे वो कहते थे कि भैया अर्बन बायस हो रहा है, सिटीज़ को डेवलप करने के चक्कर में गाँवों को पीछे छोड़ा जा रहा है और सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ विलेजेस। ठीक है, और जैसी कुमारप्पा जैसे लोग भी थे जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताते हैं, और यहाँ पर हो जाता है हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म। आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट देगी। क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपन अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।